जैसे खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है। यदि किसी की कुंडली में खाना नंबर 2 में चंद्रमा है तो आप समझ जाइए उसकी वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। कल वाला फिर से रिवाइज करना है, फिर से कर लेते हैं। मतलब सबका एक साथ में हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डिंग है ही, अभी अपलोड नहीं हुई है, आप कर देंगे। लगन का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1, शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। खाना नंबर 1 इसको कहते हैं। ये ये पहला घर है, इसी की बात चल रही है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लाल किताब क्या कहती है? शाह सलामत का तख्ते बादशाही। शाह सलामत मतलब जो कुंडली वाला है, जिसका जन्म हुआ है, लगन में ही हमारा जन्म होता है। पहला घर, पहला घर हम स्वयं होते हैं। पहला घर हमारा शरीर होता है। पहले घर से हम अपना स्वास्थ्य देखते हैं। पहले घर से ही हम अपना नाम शोहरत देखते हैं। पहले घर से काम धाम देखा जाता है। सरकार से संबंध देखे जाते हैं। रोजी रोटी देखी जाती है। हमारा खुद का बनाया हुआ मकान पहले घर से ही देखा जाता है। पहले घर से बाउंड्री वॉल भी देखी जाती है। हमारे घर में सींग वाले जो जानवर होते हैं या जो जेर और झिल्ली के पैदा होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, झिल्ली में पैदा होते हैं, जेर में, वे सभी पहले घर से ही देखे जाते हैं। पहला घर है आपके मकान की बैठक। पहला घर बताएगा आपके घर की पूर्व दिशा। फर्स्ट हाउस पूर्व दिशा से रिलेशन बताती है। बैठक, मेहमान जो लोग आते हैं उनको हम जहाँ बिठाते हैं वो बैठक होती है। वो घर में किसी भी दिशा में हो, जरूरी नहीं है कि वो पूरब में हो। बैठक, ड्राइंग रूम, किसी भी दिशा में हो, कुंडली का पहला घर उसमें असर कर रहा होगा। और जब डायरेक्शन देखना होगा तो पूरब दिशा हम लेंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मकान के कोने पहले घर से ही देखे जाते हैं। इसके अलावा सिंहासन, तख्त, तख्त बादशाही, राजा का तख्त, बादशाह राजा को कहते हैं। असल में बादशाह महाराजा को कहते हैं। महाराजा उसे कहते हैं जो जिसका कई राज्यों पर राज चलता है। अलग अलग राजा लोग होते हैं, उनके ऊपर भी ये महाराजा होता है। जैसे दिल्ली में जो बैठते थे वो लोग बादशाह माने जाते थे, और दूसरे सारे जो स्टेट थे सब उसके अधीन हुआ करते थे। इसीलिए दिल्ली के लिए अधिक लड़ाइयाँ हुई। तो कुंडली के पहले घर में जो भी प्लानेट आकर बैठेगा, जो भी ग्रह आकर बैठेगा, वो बादशाह होगा। उसका राज्य, उसकी हुकूमत कुंडली के बाकी सभी घरों पर चलती है, सबको माननी पड़ती है उसको। दूसरे शब्दों में उसका असर सभी घरों पर जाएगा, 12 के 12 घरों पर, और 9 इसके अलावा बाकी जितने ग्रह हो गए सब पे उसका असर जाना है, क्योंकि वो राजा है। और यहाँ है हुजूर के कदम मुबारक, यानी आपका जन्म हुआ उसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई। पहले घर से ही जन्म होता है। आगे चलते हैं। घर पहला है तखत हजारी। फिर से वही बात दोबारा रिपीट है यहाँ पर। पहला घर है तखत हजारी, यानी बादशाह है। हजारों राज्यों पर, हजारों देशों पर जिस महाराजा का हुक्म चलता है उसको तखत हजारी कहा जाता था। तो लगन में जो भी ग्रह आएगा, कुंडली के पहले घर में जो भी ग्रह आएगा, उसकी ताकत सबसे अधिक होगी, वो सबके ऊपर राज्य करेगा। यहाँ 12 ही घर हैं, तो 12 घर पर उसका राज्य होगा। ग्रहफल राजा कुंडली का,
पहले घर में आया हुआ ग्रह ग्रहफल का होता है। लाल किताब में ग्रहफल और राशिफल इस नाम से दो अलग अलग सिद्धांत हैं। लाल किताब कहती है कि जो भी ग्रह ग्रहफल का है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। उसके फल पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उसमें कुछ भी इफ एंड बट कम ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो विधाता का हुक्म है, होकर रहेगा। वह ग्रहफल है, उसके उपाय करना बेमानी है, क्योंकि हो सकता है कि उपाय करने से उपाय का असर उल्टा आए। यानी कि अगर ग्रहफल का राजा कुछ खराबी दे रहा है और मैंने उसका उपाय कर दिया, तो वो खराबी बढ़ जाएगी, हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिसने उपाय बताया उसके ऊपर उसी ग्रह की मार पड़ जाए। मान लो एक व्यक्ति आया है मेरे पास और मैंने लाल किताब का ग्रामर पढ़ा नहीं, न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, इस ग्रह का ये उपाय करते हैं, इस ग्रह का ये उपाय करते हैं। उसमें तांत्रिक उपाय भी बहुत लोग बता रहे हैं आजकल, तांत्रिक उपाय भी बहुत सारे करते हैं लाल किताब के। तो अगर उस व्यक्ति की कुंडली में वह ग्रह ग्रहफल का है और हमने जल्दीबाजी में या अपने आप को, हम लोग समझते हैं ना, हम बहुत कुछ जानते हैं, इसमें क्या होता है, हमने उसका उपाय करवा दिया, तो हो सकता है कि उपाय का कोई फल ही ना हो, निरर्थक चला जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उपाय का विपरीत असर आए, बैकफायर, और समस्या बढ़ गई। या तीसरा ये हो सकता है कि उपाय लग गया, काम हो गया, उस व्यक्ति का फायदा हो गया, लेकिन आज उसका फायदा हुआ और कल वही समस्या ज्योतिषी जिसने उपाय बताया था उसके जीवन में शुरू हो गई। ये जो बैकफायर होकर यानी उलट कर फल आया बताने वाले को, उससे उसको निजात पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर उपाय उस व्यक्ति को काम ही नहीं करेंगे। जिसने उपाय बताया था वो कितना ही उपाय कर ले, उससे छूट नहीं पाएगा। फिर उसको कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति की शरण में जानी पड़ेगी जो ब्रह्मवेता महापुरुष, वही उसको टाल पाएंगे, नहीं तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए लाल किताब का ग्रहफल का सिद्धांत बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। पहले घर में जो भी प्लैनेट आएंगे वो ग्रहफल के होंगे, या वर्षफल कुंडली में आ जाए, महीना कुंडली में आ जाए, तब भी वह ग्रहफल का ही होगा, सिवाय राहु के। राहु पहले घर में आकर राशिफल के हो जाते हैं, यानी कि लगन में राहु हो तो उसका उपाय किया जाता है, फिर भी राहु का उसमें डायरेक्ट उपाय नहीं होता। लाल किताब स्पष्ट मना करती है कि वो राजा है, राहु का उपाय सीधा मत करो। लगन में राहु आता है तो उपाय सूरज से होता है, यानी कि सूरज की वस्तुओं को, गेहूं गुड़ आदि को मंदिर आदि में दान करा दिया जाता है, क्योंकि लगन में सूरज उच्च के होते हैं, लगन में सूरज पक्का घर होते हैं, इसलिए सूर्य का उपाय कर देने से सूर्य मजबूत हो जाता है। राहु आकर सूरज वहाँ खराब करता है, बस सूरज को बचा लिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लाल किताब पढ़ते पढ़ते आपको रेमेडी बनानी आ जाएगी, कौन सी रेमेडी किसको काम करेगी कि नहीं करेगी ये भी समझ में आएगा, और आने वाले व्यक्ति की मदद करनी है या नहीं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कई बार लोगों को मना करना पड़ता है कि नहीं, अभी आपका समय नहीं आया है, अभी हम आपको शांति नहीं करा सकते, और फिर भी अगर उसकी शांति करानी ही है तो वास्तु के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि लाल किताब वास्तु को राशि फल का मानती है। इसलिए अधिकांशतः काम हम लोग घरों में ही बदलाव करके कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में इसे लगन कहते हैं, इस पहले घर को लगन कहते हैं। लाल किताब भी इसको लगन ही कहती है। इस घर में आने वाले प्लैनेट को राजा कहती है और उसको ग्रहफल का कहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर JU लिखा है, यानी जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति पहले घर में
राजा बनकर आए हैं। तो अब इस कुंडली में जितने घरों में जो जो ग्रह बैठेंगे सब उसकी प्रजा है, सबको इस राजा का हुक्म मानना ही पड़ेगा। ये राजा है। अब यदि ये राजा कमजोर हुआ तो हुक्म माने ना माने वो बात की बात, पर अगर ये मजबूत निकल गया तो सबको बात माननी ही पड़ती है। झगड़ा जहां रूह माया का, पहले घर में रूह और माया का झगड़ा है। व्यक्ति का जन्म हुआ, वो दुनिया में आया, उसका हृदय कहता है, उसकी आत्मा कहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण से पार हो जाऊं, मैं भक्ति करूं, ईश्वर की आराधना करके मोक्ष प्राप्त करूं। पर मन कहता है कि दुनिया के सुख मिले, मुझे नौकरी मिले, मेरा घर हो, मेरी शादी हो, मेरे बाल बच्चे हो, मेरा नाम हो, शोहरत हो, गाड़ी हो, धन हो, अंबार हो, बहुत कुछ माया में तो अपार है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आत्मा और मन का युद्ध चलता रहता है और व्यक्ति माया की तरफ दौड़ पड़ता है, दुनियावी सुखों की ओर। और जब जीवन का अंत आता है तब उसे समझ में आता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए थी, मुझे मुक्ति प्राप्ति का यत्न करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। और इस सुख दुख में, है ना, माया का सुख और आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसका दुख लेकर ही व्यक्ति दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पर पहले घर में पंडित जी ने लिख दिया कि रूह और माया का झगड़ा हुआ, क्योंकि इंसान का जन्म हो गया। पहले घर में ऊंचे बैठे ग्रह उत्तम कितने, लगन में कुंडली के पहले घर में बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा है, ऊंचा उच्च किस्म का प्लैनेट बैठा है, जिसको कहते हैं उच्च ग्रह, या उस ग्रह की उसमें राशि पड़ती है वो बैठा हुआ है, या पक्का मालिक बैठ गया है, या दोस्त ग्रह आकर बैठ गया है पहले घर में किसी का। वाह भाई वाह, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि लगन में बहुत अच्छा ग्रह बैठा है। लाल किताब कहती कि नहीं रुको, अगर ईश्वर ने भी ललाट में बहुत अच्छा कुछ लिख दिया है आपको, दस्ती लिखा ख्वाब विधाता हो, यानी आपकी कुंडली भगवान ने ही क्यों न लिखी हो अपने हाथों से, लगन में बहुत अच्छा ग्रह बिठा दिया हो, सब जगह अच्छे अच्छे ग्रह बिठा दिए हो, लेकिन सातवें घर को खाली छोड़ दिया हो, सातवें घर को भगवान ने खाली छोड़ दिया हो, तो अब आपको सभी अच्छे ग्रहों के कोई भी अच्छे फल मिलेंगे ही नहीं, नहीं मिलेंगे। पहले घर में देखो, पहले घर में सूरज है ना, सूरज की राशि 5 नंबर है, लेकिन पहला घर उसका पक्का घर है और पहले घर में ही वो उच्च का होता है। तो यहाँ हमने सूरज लिख दिया है, सूरज इस घर में आया पहले घर में, तो यह राजा है और यह उच्च का है। तो अब इस सूरज उच्च का बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए, लेकिन अगर सातवें घर में कोई भी प्लैनेट है ही नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, खाली है, बाकी ग्रह इधर उधर और होंगे, इसमें लिखे नहीं गए, मान लो किसी कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं ना, लेकिन इसमें 7वां घर खाली है किसी का, तो क्या कहती है, असर सक्की हो जाएगा। किसका? पहले घर में बैठे हुए ग्रहों का, जैसे सूरज और बृहस्पति दोनों दोस्त हैं और जन्म कुंडली में पहले ही घर में किसी को बैठ गए, देखकर लगेगा कि ये आदमी तो सरकारी नौकरी करेगा, बहुत विद्वान होगा, इसके बाप दादा बहुत अच्छी किस्मत वाले रहे होंगे, इसकी शिक्षा बहुत उत्तम होगी और ये इंसान बहुत अच्छा है। पर इस बेचारे से पूछा तो कहा, यार नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से मैंने पूरी की है, जैसे तैसे करके, मेरे जेब में पैसे ही नहीं, क्या करूं? क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली का 7वां घर खाली था। अगर मैंने इसकी कुंडली का 7वां घर जगा दिया, एक ज्योतिषी ने इसका अगर कुंडली का 7वां घर जगा दिया, तो लगन के दोनों ग्रह जो अच्छे बैठे हैं उसका फल उसको
मिलना शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सातवां घर किससे जगता है? शुक्र से जगता है। तो शुक्र से जगता है, इसका मतलब क्या कि जब शुक्र स्थापित होगा तब सातवां घर जाग जाएगा। शुक्र को स्थापित करने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका है विवाह। जैसे ही विवाह होगा सातवां घर जाग जाएगा। और इसकी कुंडली में जो बृहस्पति सूर्य लगन में बैठे हैं, इसके अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में होता है शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होता है और स्पीड में होता है, वो यही लोग होते हैं। शादी के पहले बहुत मुश्किल से कुछ हो पाता था काम, बड़ी मुश्किल से कुछ कमा पाते थे, लेकिन शादी के बाद तो जैसे हवाई जहाज में बैठ गए हों। कारण सातवां घर जाग गया शादी होने से। शादी कर लेने से भी सातवां घर जाग जाता है। एक तरीका और है, शादी नहीं कर सकते तो घर में नौकरानी को ले आने मात्र से भी सातवां घर जाग जाता है। अथवा घर में गाय ले आए। गाय शुक्र की होती है। जीवित अस्या, जीवित चीजों की बात चल रही है। जैसे ही हम गाय ले आएंगे, और गाय कौन सी? शुक्र के रंग की, दही के रंग की सफेद गाय अगर ले आते हैं तो सातवां घर जाग जाएगा। न गाय ला सकता हूँ, न नौकरानी रख सकता हूँ, और शादी तो दूर की बात है। अब क्या करें? तो आप एक गमले में आलू उगा दो, घर में कपास का पौधा लगा दो, तो भी आपका सातवां घर जाग जाएगा। शुक्र को स्थापित करो, बस शुक्र स्थापित हुआ, सातवां घर जाग जाएगा। तो खाली पड़ा घर सात जब टेवे, शक्ति असर कुल ग्रह का हो। 9 के 9 ग्रह कुंडली में जो भी बैठे हैं, सभी अपना फायदा देने में सक्षम नहीं रहते। यानी कि बहुत अधिक मेहनत करो और नपा तुला फल मिले, ऐसा जीवन हो जाता है अगर सातवां घर खाली हो तो। लगन बैठा ग्रह तख्त नसीनी, नसीन नशा। लगन में जो भी ग्रह बैठेगा वो अहंकारी होगा। राजा अहंकारी होता है, सत्ता के मद में चूर होता है, सत्ता का नशा होता है उसको। इसलिए पहले घर में जो भी ग्रह बैठेगा, तखत मतलब सिंहासन, लगन में जो भी ग्रह बैठा तखत पर, वो नसीनी, नशे की हालत में होता है। वो अपने रुतबा झाड़ता है, जैसा कि लोग किया करते हैं वैसा। राजशाही जब करता हो, जब वो राजा बनकर मतलब कि ऑर्डर दे रहा है, पहले घर में बैठा ग्रह राजा है और वो राजशाही कर रहा है, यानी कि प्रजा का पालन करना है उसको, जब वो कर रहा है तो उसकी आंखें कुंडली के 8वें ग्रह घर में बैठी है। यानी लगन में बैठा ग्रह 8वें घर में बैठे ग्रह के चश्मे से देखेगा। 8वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा उसी के चश्मे से वो देखेगा। और चलना होगा तो 11वें घर से चलेगा। उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। पहले घर में बैठा ग्रह, उसकी आंखें 8वां घर होती है, वो 8वें घर से देखता है और उसके पैर 11वें घर में रहते हैं, यानी 11वें घर के ग्रह से वो चलेगा। पहले घर में बैठा ग्रह 8वें घर में बैठे ग्रह की आंखों से देखेगा। अगर 8वां खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो पहले घर में बैठा ग्रह राजा अपनी आंखों से ही देखेगा, चश्मे की उसको जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही देखेगा वो। लेकिन अगर 8वें घर में कोई ग्रह है तो उसका चश्मा उसको पहना दिया जाएगा, उसी से उसको देखना है। अब अगर लगन में सूरज है और 7वें घर में चंद्रमा है, उदाहरण में और ग्रह हटा देता हूँ। लगन में सूरज है, 7वें घर में चंद्रमा है। लाल किताब का सिद्धांत है कि यदि पहले घर में सूरज बैठा हो
और उसी समय अगर 7वें घर में चंद्रमा आ जाए, हालांकि चंद्रमा सूरज का मित्र है, लेकिन सूरज दुश्मनी निभाएगा, चंद्रमा को जलाकर नष्ट कर देगा। सूरज लगन में चंद्रमा सप्तम भाव में होना कुंडली का बड़ा ही खराब योग है। लेकिन जिस जातक की कुंडली हमारे सामने आई, सूरज लगन में था, चंद्रमा सप्तम में था, देखकर लगा कि इसकी माँ की तो जान ही निकल गई होगी, बहुत बीमार रहती होगी। 7वें घर में चंद्रमा को लक्ष्मी अवतार कहा गया है, बहुत धन आता है इस व्यक्ति के पास। तो ये होगा कि यार ये इसका तो धन ही नष्ट हो गया होगा, क्योंकि ये तो सूरज लगन में है, चंद्रमा को नष्ट कर दिया, तो चंद्रमा के फल तो मिले ही नहीं। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट था कि 8वें घर में बृहस्पति था उसकी कुंडली में। तो क्या हुआ कि इस सूरज को अब बृहस्पति की आंखों से इस चंद्रमा को देखना था। चंद्र और बृहस्पति आपस में दोस्त हैं। चंद्र, मून, MO मतलब मून, JU मतलब जुपिटर, मून और जुपिटर आपस में फ्रेंड हैं। तो अब सूरज जब चंद्रमा को देखने लग गया तो बृहस्पति की आंखों से देख रहा था, तो अब वो चंद्रमा को नहीं जला सकता। अब बृहस्पति की आंखों से देखने के कारण चंद्रमा बच जाएगा, बल्कि चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा, उल्टा असर होगा। ऐसी हालत में पहले घर का ग्रह 7वें घर के ग्रह को मित्र की आंखों से देख रहा है। पर अगर यहाँ बृहस्पति नहीं होता तो लाल किताब का रूल लागू होता कि सूरज लगन में चंद्रमा सप्तम में, तो ये सप्तम में चंद्रमा नष्ट हो जाएगा। अब इसमें आंखों में हमने बदल दिया, हमने आंखों में लिया है शनि। भाई सूरज की आंखें अब शनि बन गया 8वें घर में किसी की पत्रिका में। तो पहले ही सूरज चंद्रमा को जला रहा था, अब तो शनि चंद्र की दुश्मन है, इसलिए अब ये चंद्र पहले जो जल रहा था, अब वो क्या बोलते हैं, जले पे नमक छिड़कना, जो भी समझो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी चंद्र में। चंद्रमा का दुश्मन कौन? केतु। अगर केतु यहाँ हो तो भी यह चंद्रमा बच नहीं पाएगा। यहाँ पर सूरज नहीं ले रहे हैं अब समझाने के, अब हम यहाँ बृहस्पति ले रहे हैं। मैंने इसको बृहस्पति लिया है, तो अब जो बृहस्पति है वह तो चंद्रमा को मित्र भरी दृष्टि से देखता है, ठीक है। बृहस्पति चंद्र को मित्र भाव से देखेगा और चंद्रमा के गुणों को बढ़ा देगा। सूरज, ये बृहस्पति सोना है और चंद्रमा चांदी है, यानी इस व्यक्ति के पास ढेर सारा सोना चांदी होगा, इसके दादा दादी माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, सुखमय जीवन जिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये बृहस्पति केतु के नजरिए से चंद्रमा को देख रहा था। इस बृहस्पति ने केतु का चश्मा लगाकर चंद्रमा को देखा, और केतु और चंद्रमा आपस में कट्टर दुश्मन हैं। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए इस कुंडली में चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वजीर की बात बाद में करूंगा। तो इससे ये चंद्रमा खराब हो गया। तो आंखें कौन होनी चाहिए? जो 7वें घर में जो भी ग्रह बैठा है उसका दोस्त यदि 8वें घर में बैठा है तो 7वें घर में बैठा प्लैनेट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 7वें 8वें में अगर दुश्मनी हुई तो 7वां घर खराब ही हो जाता है। तो बोला कि लगन में जो राजा बैठेगा उसकी आंखें होंगी 8वें घर का प्लैनेट, उसकी टांगे कौन होंगी? 11वें घर का प्लैनेट। पैर कौन होगा? 11वें घर का प्लैनेट। यानी कि लगन में बैठा ग्रह और 11वें में बैठा ग्रह यदि दोस्त होंगे तो कामकाज बहुत चलेगा, बढ़िया चलेगा, नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, जहाँ भी कोई भी कारोबार शुरू करेगा एकदम धमाधम चलेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। और चूंकि 11वां घर प्रॉफिट का है, खूब लाभ होगा, खूब पैसे आएंगे। लेकिन अगर ये दोनों दुश्मन हो गए, जैसे कि इस कंडीशन में बृहस्पति और शुक्र दुश्मनी है, शुक्र बृहस्पति को दुश्मन समझते हैं, तो ये क्या करेगा? शुक्र
इस बृहस्पति को चलने ही नहीं देगा। लड़ खड़ा कर चलेगा। जो भी पैसे आएंगे कामकाज से, पहले तो कामकाज बड़ी मुश्किल से चलेगा, उसमें भी जो पैसे आए, प्रॉफिट आया, बचत आया, वो फालतू के काम में खर्च हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बचत ही नहीं होगी। ये व्यक्ति बोलेगा यार बहुत मुश्किल से थोड़ा पैसे कमाता हूँ पर कुछ बचता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता मुझे। ऐसी समस्या लेकर आएगा। क्यों लेकर आया? क्योंकि ये जो पैर है ना, मिला ना उसको, वो दुश्मन मिल गया। पर यहाँ पर शुक्र ना हो, सूरज हो, बृहस्पति है राजा, शुक्र है उस बृहस्पति है राजा और सूरज है उसके पैर। अब ये चूंकि आपस में दोस्त हैं तो अब काम काज बहुत अच्छा चलेगा। जो भी धन आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो बचेगा भी। हालांकि उसके लिए दूसरा घर भी देखना होगा, चौथा घर भी देखना होगा, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा अच्छा आएगा, काम काज अच्छा चलेगा क्योंकि पैर अच्छे हैं। और ये बृहस्पति की आंखें कौन है? केतु। तो ये बृहस्पति की आंखें, केतु है बृहस्पति का चेला, तो ये बृहस्पति को देखने भी अच्छे से देगा। ये दोनों अगर दुश्मन होते हैं ना तो वहां देखने में भी तकलीफ आती है। ये बात देखकर ही हम कुंडली में उन ग्रहों के उपाय कर देते हैं जो खराबी पैदा कर रहे हैं। हालांकि पहले घर से 11वें घर में दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन असर चलता है। असर चलने के लिए ग्रामर पढ़ना पड़ता है। कोई प्रश्न हो तो ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोई पूछना चाहे पूछ सकते। अकेला तखत पर बहुत हो साथी, राजा वजीरी होती है। कह रहे हैं पंडित जी, मूकचंद जी, कि पहले घर में एक प्लैनेट बैठा हो राजा, और 7वें घर में एक से ज्यादा प्लैनेट बैठा हो। पहले घर में एक प्लैनेट हो, 7वें घर में एक से ज्यादा प्लैनेट हो, तो ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इस राजा को मंत्री कई मिले हैं। अगर एक भी हो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, राजा वजीरी होती है। लेकिन उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब पहले घर में एक से ज्यादा ग्रह हो जाए और 7वें घर में अकेला प्लैनेट। पहले घर में एक से ज्यादा ग्रह हो और 7वें घर में सिर्फ एक प्लैनेट हो, एक ही ग्रह हो, तो जो 7वें घर में प्लैनेट होगा ना, वो मारा जाएगा। वो क्यों मारा जाएगा? क्योंकि उसको एक से अधिक राजा के हुक्म मानने हैं, सबकी बात माननी है, और वो मान नहीं सकता क्योंकि इतनी ताकत उसके पास नहीं होती। वो सिर्फ एक ही राजा की बात सुन सकता है। इस कंडीशन में जो मंत्री बना, वजीर बना, वो पहले घर में बैठे राजा की बात नहीं मानता। तुम भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो, मैं किसी की नहीं करूँगा, ये बात हो जाती है। यानी कि लगन में बैठे राजा की राजशाही ठीक से नहीं चलती। दूसरा बात यह है कि 7वें घर में जो प्लैनेट बैठा है वो एक से अधिक राजाओं का हुक्म पालने की कोशिश में खुद बहुत कमजोर हो जाता है। और लाल किताब क्या कहती है कि 7वें घर में जो प्लैनेट मिलेगा उसकी जड़ कट जाएगी। उल्टा मगर जब टेवे बैठे, जड़ 7वें की कटती है। जड़ का क्या मतलब होता है लाल किताब में? लाल किताब में जड़ का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह किस घर से जुड़ा हुआ है, उसकी रूट्स कहाँ हैं, उसकी जड़ कहाँ कहाँ है। तो अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह इसमें है तो शुक्र ग्रह की जड़ कहाँ कहाँ है? कि दूसरे घर में और 7वें घर में, 2 घरों में। क्योंकि दूसरा घर में उसकी राशि है, 7वां घर भी उसकी राशि है शुक्र की, और 7वां घर में शुक्र पक्के ग्रह भी माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए
इस जातक की जिसके की कुंडली में 2 ग्रह हैं और 7वें में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र की जड़ कट जाएगी, शुक्र खराब हो जाएगा। तो शुक्र होगा कौन? लाइफ पार्टनर, स्पाउस। अगर ये कुंडली किसी पुरुष की है तो शुक्र का मतलब ये उसकी पत्नी हो, और अगर ये किसी लेडीज की कुंडली है तो यहाँ पर शुक्र का मतलब उसका पति होगा। तो ऐसे की प्रेडिक्शन क्या आएगी कि उसकी शादी ही नहीं हो रही है, शादी हो कि उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है, या तलाक हो गया है, या मर गई है, या घर छोड़कर चली गई है, इसको छोड़कर चली गई है। वो कंडीशन अलग अलग आएंगे, लेकिन होगा यही कुल मिलाकर कि गृहस्थी खराब हो जाएगी इस कंडीशन में। लगन में बैठे ग्रह की उम्र तक यह शुक्र कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। शुक्र की, ये बृहस्पति लगन में है, इसकी उम्र है 16 साल। 16वें साल बृहस्पति शुक्र को शत्रु भरी नज़र से देखेंगे। बृहस्पति शुक्र को बुरा नहीं मानते, शुक्र बृहस्पति को मानता है। इसलिए ये समय जब 16वां साल आएगा, शुक्र की खराबी बहुत ही कम, नॉमिनल होगी, कोई खास खराबी नहीं होगी। पर जब सूरज का उम्र 22वां साल आएगा तो क्या होगा? सूरज शुक्र को दुश्मन मानते हैं, इसलिए 22वें साल अगर इसी व्यक्ति की शादी 22 साल से पहले हो गई, कर दी, तो 22वें साल इसकी पत्नी मर सकती है, क्योंकि उस साल सूरज अपनी पूरी ताकत से इस शुक्र को देखेंगे, क्योंकि वो जाग जाएंगे और ये शुक्र नष्ट कर देंगे। विवाह नहीं हुआ है तो शुक्र होते हैं घर की स्थिर लक्ष्मी, बचा हुआ पैसा, सेविंग्स, शुक्र है, वो नष्ट हो जाएगा। शुक्र होती है हमारे शरीर की त्वचा, तो त्वचा संबंधी विकार हो जाएंगे। नौकरी से छूट सकता है, कामकाज बंद हो सकता है, क्योंकि 7वां घर क्या है? डेली इनकम है, डेली इनकम खराब हो सकती है। पार्टनरशिप टूट सकती है, किसी से दोस्ती है, दोस्ती भंग हो सकती है। 7वां घर खराब फल दे देगा जब सूरज का टाइम आएगा तब। और 22 साल जब पूरे हो जाएंगे, चूंकि पहले लगन में जो भी ग्रह थे अपनी अपनी उम्र में अपना अपना फल देकर निकल गए, तो अब शुक्र आज़ाद हो जाएगा, फिर वो बचेगा। तो जब तक इसकी उम्र 22 साल नहीं जाती है तब तक शुक्र अच्छा फल देने को समर्थ नहीं होंगे। तो हम 22 साल की उम्र तक शुक्र को सिर्फ बचा पाएंगे, खराब होने से उपाय के द्वारा बचा लेंगे। लेकिन शुक्र को फलता फूलता करना होगा तो 22 साल के बाद ही फलता फूलता वो होगा। ऊंच नीच जो गिने घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। पहले घर में और 7वें घर में यदि उच्च के प्लानिट बैठ जाएं, या नीच के प्लानिट बैठ जाएं, या उच्च नीच के बैठ जाएं, तो वो लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी सभी ग्रहों की लड़ाई होती है। पहले घर में उच्च का होता है सूरज, 7वें घर में उच्च का होता है शनि। तो यदि सूरज पहले में हो, शनि 7वें में हो, तो सूरज शनि में लड़ाई नहीं होगी। हालांकि सूरज शनि आपस में शत्रु हैं। लाल किताब का रूल अप्लाई होगा कि पहले और 7वें घर में ऊंच नीच के प्लैनेट लड़ाई नहीं करते। अब अगर इस शनि को मैंने यहाँ रख दिया और सूरज को यहाँ रख दिया, तो ये नीच और ये नीच, शनि सूरज को देखे रहे, तो भी लड़ाई नहीं होगी, सूरज खराब नहीं होगा। लाल किताब का जो बलि का बकरे वाला कॉन्सेप्ट है वो लागू हो जाएगा। लेकिन शनि यदि सूरज को देखे, शनि यदि सूरज को देखे तो शुक्र अच्छा हो जाता है, पर सूरज में खराबी आएगी। तो सूरज में जो खराबी आएगी, तो इस यहाँ लाल किताब कहती है कि सूरज में खराबी नहीं आएगी, क्योंकि पहले और 7वें घर के उच्च और नीच के प्लानेट लड़ाई नहीं करते। तो ये जो खराबी है वो सूरज के बलि के बकरे केतु पर चली जाएगी, बेटा नहीं होगा। शनि सूरज को देख रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि इंसान बीमार हो गया, नहीं, या उसका पिता बीमार है, नहीं, या नौकरी नहीं, वो भी नहीं, सब सही है।
क्या है कि बेटा बीमार रहता है या बेटा ही नहीं है, क्योंकि शनि सूरज को देख रहा था। इससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया इसमें सूरज पहले था, शनि बाद में था। अब सूरज शनि को देख रहा था, सूरज उच्च है, शनि उच्च है। लाल किताब कहती है पहले और सातवें में उच्च के प्लानेट लड़ाई नहीं करते, नीच के प्लानेट लड़ाई नहीं करते, तो सूरज शनि लड़ेंगे नहीं। सूरज शनि को दुश्मन भरी नजर से नहीं देखेगा, बच जाएगा शनि। यानी कि शनि है हमारा कारोबार, कारोबार खराब नहीं होगा, कारोबार सही चलेगा। लेकिन शनि का जो बलि का बकरा है शुक्र, वो मारा जाएगा, गृहस्थी खराब हो जाएगी, पत्नी बीमार होगी, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। शुक्र का एक हिस्सा है रुपया पैसा, वो रहेगा, पर जीवित अशिया उसकी पत्नी बहुत बीमार रहेगी। सूरज लगन में शनि साथ में होने से असर इतना हो जाएगा। तो जो लगन में जो ग्रह होते हैं, आप लोगों को ये दिखा नहीं, मैंने जो उदाहरण बताया तो आप लोग बोलना था कि हमें दिख नहीं रहा है, सॉरी। अब ये सूरज है, ये शनि को देख रहे हैं। इस कंडीशन में ये दोनों प्लानेट आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन असर शनि का बलि के बकरे शुक्र पर चला जाएगा। और इससे पहले जो बताया था, शनि को मैंने लगन में रखा था और सूर्य को यहाँ रखा था, तो ऊपर शनि और नीचे सूरज थे, दोनों नीच हैं। लगन में शनि नीच, सातवें में सूरज नीच, और हैं दोनों दुश्मन, तो लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई नहीं करेंगे तो असर फिर भी, शनि अगर सूरज को देखता है तो सूरज में कमजोरी आ जाती है, यानी जातक दुबला पतला होता है, शरीर पर असर पड़ जाता है, क्योंकि सूरज शरीर है, बाकी कुछ खराबी खास नहीं आती। तो क्योंकि है तो ये दोनों पिता पुत्र ही, तो थोड़ी खराबी आती है, लेकिन सूरज अपनी बला केतु पर जरूर डाल देता है, शनि अगर सूरज को देखे तो। अब यहाँ पर आंखों वाला कॉन्सेप्ट बाद में भी लागू है, किस आंख से देख रहा है वो भी आपको जोड़कर देखना है कि लड़ाई होगी कि नहीं होगी। बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं, जो भी झगड़ा करेंगे ग्रह उनकी उम्र कम हो जाएगी। उम्र कम होने का मतलब हर ग्रह की अपनी अपनी उम्र होती है कि कौन सा ग्रह इस इंसान को कितने साल तक अपना अच्छा फल देगा, अपना फल देता रहेगा। जैसे सूरज 100 साल तक अपना फल देते रहते हैं, बृहस्पति 70-72 साल तक ही देते हैं। उसके बाद बृहस्पति के फल अपनी कुंडली से मिलना बंद हो जाता है, अपने बच्चों की कुंडली के बृहस्पति के फल जातक को मिलने लगते हैं, तो उनकी उम्र कम हो जाती है। यानी सूरज 100 साल का था, 100 साल नहीं दे पाएगा, वो लड़ाई होने के कारण उसकी क्षमता कम हो गई, तो 2 साल 3 साल कम पहले सूरज निपट जाएंगे। यही बात हमने कल आपको बताई थी। हम लगता है ये पहले घर के बारे में 3 क्लास ले चुके हैं, अब कोई विशेष बात बाकी नहीं रहेगी। अब हम जो खास बात 1942 से बता रहे हैं वो ये कि अगर लगन में कोई राजा बैठा है और 7वां घर उसका खाली है, लगन में कोई ग्रह बैठा है और 7वां घर खाली है, तो अभी तक जो जो कुछ बताया वो तो सब सही था। इसके अलावा एक घटना और घटेगी। जब इस जातक की उम्र 24 साल की होगी, तब यह व्यक्ति बहुत मुसीबत देखेगा, हद से ज़्यादा बहुत कष्ट झेलेगा। वो सोचेगा ये क्या मेरी ज़िंदगी में हो गया, सब तरफ से मुझे मुसीबतें ही मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। नौकरी चली जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, घर मकान बिक जाए अपना बनाया हुआ। अब ये सब बातें पहले घर की है, इसलिए पहले घर की बात है ना, अपना बनाया मकान, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपना नाम, अपना स्वास्थ्य, पहले घर से, तो सब पर बुरा असर आएगा यदि 7वां घर किसी का खाली हो और उम्र आ जाए 24 साल, 24वें साल होगा। और 24 साल के बाद भी ये छूटेगा नहीं। जब भी वर्षफल में पहले घर में लगन कुंडली के ग्रह का दुश्मन ग्रह आएगा, तब इस लगन कुंडली में इस बैठे ग्रह को ऐसी टक्कर मारेगा कि ये बेचारा 2 कदम से ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। यानी कि
ये मान लो कि ये जो कुंडली है इसमें सूरज लिखा है मैंने, ये जन्म कुंडली में है और वर्षफल में कुंडली दिख नहीं रही है। हाँ सॉरी, हम बता दें। अब इसमें देखो सूरज लगन में है, 7वां घर खाली है और इस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि 7वां घर खाली है तो उम्र के 24वें साल बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। तो आप जातक को बचा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बचा सकते, बचा सकते हो। मैंने कहा 7वां घर जगा दो, खाली मत रहो, तो हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट किसी को कुछ नहीं किया तो इसका 24वां साल खराब गया, लेकिन इसके बाद 24 साल के बाद 25वां साल आया। 25वें साल इसकी कुंडली में जो बाकी के ग्रह थे उनमें से कोई एक ग्रह जो कि इस सूरज का दुश्मन है, क्योंकि इस कुंडली में लगन में सूरज ही है इसलिए सूरज का नाम ले रहे हैं, कोई दूसरा होता तो उसके दुश्मन को देखते। इस सूरज का दुश्मन ग्रह वर्षफल में कुंडली में आकर बैठ गया। शनि, शनि कौन है इसका? शत्रु। राहु कौन है इसका? शत्रु। केतु कौन है इसका? शत्रु। और शुक्र भी शत्रु। 4 ग्रह इसके शत्रु ग्रह हैं सूरज। अब वर्षफल में यदि शनि आ गया कुंडली में एक किसी साल, तो ये शनि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को जरूर देखेगा। वर्षफल का राजा मैं बना हूं, जन्म कुंडली का राजा कौन है? तो उसने देखा कि जन्म कुंडली का राजा तो मेरा दुश्मन है और उस दुश्मन की कमजोरी यह है कि उस समय 7वां घर खाली है, तो मैं इस सूरज पर बराबर प्रहार करूंगा, इतनी जोर से चोट मारूंगा कि ये 2 कदम ही नहीं चल पाएगा, यानी एक कदम ये दूसरा ये, यहाँ भी नहीं पहुंच पाएगा, इसी घर में लटका रह जाएगा। पहले घर का कुंडली का असर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें सब में जाना था, क्योंकि राजा था, इसका हुक्म मानना था सबको। लेकिन उस साल क्या होगा, शनि सूरज को इतने जोर से मारेगा कि ये सूरज दूसरा कदम भी नहीं चल पाएगा, यहीं पे मार खाता रहेगा। ये जातक सूरज स्वयं होते हैं, हम स्वयं या हमारे पिता होते हैं, अगर दादा हो तो सूरज पिता हो जाते हैं। तो पिता पर बहुत बड़ा संकट आ जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, पिता का कारोबार नष्ट हो जाए, उसका धन, उसका सोना खराब हो जाए, ऐसा हो जाए। तो 25वें साल मान लो शनि आ गया तो पिट गया, 26वें साल राहु आया तो पिटा, केतु आएगा फिर कभी तो पीटेगा, शुक्र आएगा तो पीटेगा। तो इस जातक को पीटते रहना है जीवन भर, पता नहीं कब कौन दुश्मन लगन में आ जाए। वर्षफल निकाल के हम पता तो कर सकते हैं कि किस किस साल दुश्मन आएंगे, और उसको हम लिख में बता भी सकते हैं कि इस साल सावधान रहना, तुम्हारे जीवन में ये साल बहुत खराब जाएंगे। ठीक है। उपाय ये होगा कि जो लगन में राजा आएगा वर्षफल में, उसके उपाय करके शांति करानी पड़ेगी। और मैंने पहले बताया कि लगन में आया हुआ ग्रह राजा होता है, उसके उपाय नहीं किए जा सकते। तो 2 बातें मैं कह रहा हूँ कि उपाय भी करना है, उपाय कर भी नहीं सकते। तो हम उपाय के तरीके हमारे पास लाल किताब में बहुत सारे हैं। ग्रहफल के उपाय करने के भी उपाय हैं। उसमें कहा गया है कि जो ग्रह है ग्रहफल का, उसको 2 टुकड़े में तोड़ दो। शनि के मसनूई देख लो कौन कौन है, उन मसनूई ग्रहों के उपाय कर दो, शनि वैसे ही ठीक हो जाएगा। शनि के उपाय मत करो क्योंकि कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते मसनूई का, तो शनि के दोस्त ग्रहों का उपाय करो, दोस्तों से मना लो इसको। दोस्त जाके कहेंगे भाई लड़ाई मत करो। 2 लोग लड़ रहे होते हैं ना, और आपस में लड़ रहे होते तो नहीं मानते हैं, तो किसी उसके परिवार वालों को समझाते हैं जरा मना लीजिए, फिर दूसरे वाले उसके मतलब दोनों तरफ पक्षों के परिवार वालों को लेकर आते हैं, भाई उसको मना लीजिए, और इस तरह से हम लोग झगड़ा बंद करवा सकते हैं, सीधे सीधे ना कर सके। पहले घर की बात लगभग हो ही गई है। अब हम दूसरे घर पर चलते हैं। दूसरा ग्रह
दूसरा घर धन का घर है। धन की सबको जरूरत है। सब लोग दूसरे घर का बहुत उपाय करते हैं। इसलिए इसको सही से देख लो। कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 2। घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हूँ। पहली लाइन में क्या लिखा है? घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। यानी कि कुंडली के दूसरे घर में जो भी ग्रह चलकर आएगा वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। तो चलकर आने का मतलब यह है कि वर्षफल में, सालाना कुंडली में यदि कोई भी ग्रह खाना नंबर 2 में आ जाता है तो उस साल के लिए वो किस्मत का ग्रह बन जाता है। और किस्मत के प्लैनेट का अच्छा होना जिंदगी में धन संपत्ति को खूब बढ़ाता है। किस्मत का प्लैनेट जब दूसरे घर में आ जाए तो अपने किस्मत के ग्रह को अच्छा करके रखा जाता है। पर लाल किताब कहती है कि किस्मत का ग्रह घर दूजे में आ तो गया, लेकिन अगर खाना नंबर 10 खाली है तो किस्मत सोई हुई होती है। वो दूसरे घर में जो ग्रह आया है वो कोई फल नहीं देता, सो जाता है। तो 10वें घर में भी कोई ग्रह होना चाहिए, तभी किस्मत का ग्रह जागता है। दूसरा घर 10वें घर से जागता है। ठीक है। कुंडली में भी, जन्म कुंडली में भी दूसरे घर में कोई प्लैनेट हो और 10वें घर में कोई प्लैनेट नहीं हो तो दूसरे घर के प्लैनेट का आपको उत्तम असर नहीं मिल सकता जब तक 10वें घर को नहीं जगाओगे। 10वें घर को जगाओगे और दूसरे घर के उस ग्रह का उपाय करोगे, और दूसरा घर जागता है चंद्रमा से तो चंद्रमा का भी उपाय साधन करोगे, तो दूसरे घर में किस्मत के ग्रह जो आपको मिला है उसके अच्छे फल मिलेंगे। बुनियाद समंदर ग्रह न होते, 9 ग्रहों का बुनियाद खाना नंबर 9 है। 9 के 9 ग्रह जो भी हैं उनकी जड़ कहाँ है, बुनियाद कहाँ है? कुंडली के 9वें घर में है। उसको समुद्र कहा गया है। जो सी है, समुद्र है, वो खाना नंबर 9 ही होता है, समुद्र। तो 9वां घर सभी ग्रहों का बुनियाद है। 9वां घर खराब होने पर सभी ग्रहों की बुनियाद ही खराब हो जाती है। इसलिए 9वां घर हम लोग बहुत संभाल कर चलाते हैं, अच्छा करके रखते हैं। पहाड़ ऊंचा घर धोखा हो। दूसरा घर क्या है? पहाड़ है, ऊंचा पहाड़। दूसरा घर कुंडली का ऊंचा पहाड़ है। पहले बताया था दूसरे घर मंदिर होता है, ससुराल होता है, पर दूसरा घर पहाड़ भी है। ये लाल किताब का सिद्धांत अगर समझ गए तो रुपये पैसे कमाने का सिद्धांत समझ जाओ कि पहाड़ है दूसरा घर। 9वां घर समुंदर है, 9 ग्रहों का। समुंदर से बादल उठते हैं पानी लेकर। 9वें घर से किस्मत उठती है धन संपत्ति लेकर। वो 10वें घर में जाती है, कार्य क्षेत्र में। 10वें घर में जाके फिर 11वें घर में जाती है, लाभ के घर में, और 11वें घर से जाकर दूसरे घर में आती है। ये उसका घूमने का तरीका है। 9 में से 10 में, 10 से 11, 11 से 2, यानी कि 9वें घर से जो बादल उठेगा वो 10वें घर में जाएगा, 11वें घर में जाएगा, फिर दूसरे घर में आएगा, और दूसरा घर पहाड़ है तो उस पहाड़ से बादल टकराएगा और बारिश होगी, पैसे की बरसात। ठीक है। तो पैसे की बरसात कैसे होगी? इसका नियम यही है, बुनियाद समंदर ग्रह न होते, पहाड़ ऊंचा घर धोखा हो, चाल असर ग्रह दूजे बैठे, जेर असर गुरु साया। दूसरे घर में जो भी ग्रह बैठता है वो बृहस्पति के अधीन रहता है,
बृहस्पति का आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है, बृहस्पति का हाथ उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है, मंदिर है, बृहस्पति वहाँ रहते हैं। तो कुंडली में दूसरे घर में जो भी ग्रह आएगा वो बृहस्पति के नीचे ही रहेगा, बृहस्पति की बात उसको माननी ही है। तो हाँ, किताब हेलो, बोल रहे किताब जो आप पढ़ा रहे वो नहीं दिखा रहा, कुंडली वाला दिखा रहा होगे। अच्छा अब दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बुनियाद समंदर ग्रह न होते, 9 ग्रहों की बुनियाद खाना नंबर 9 है, समुद्र है, वहीं से सबकी किस्मत उठती है बादल बनकर। पहाड़ ऊंचा घर 2 का हो, दूसरा घर जो है वो पहाड़ है, इस पहाड़ से टकराता है वो बादल, उसके बाद धन की बरसात होती है, पैसा मिलता है, यह किस्मत का ग्रह अपना फल देने लगता है। दूसरे घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा, जेर असर गुरु साया हो, बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा। राहु भी, राहु जो बृहस्पति का दुश्मन है, बृहस्पति को खराब कर देता है, होता बराबर का लेकिन बृहस्पति को खराब कर देता है, लेकिन कुंडली के घर दूसरे में वो बृहस्पति को खराब नहीं कर सकता, वहां पर वो बृहस्पति के कंट्रोल में रहता है। हवा बारिश जो 9 से चलती, 9 ग्रहों की बुनियाद खाना नंबर 9 है। खाना नंबर मतलब कुंडली का घर, खाना घर नंबर 9 है ना, भाव भी कहते हैं इसको, भाव नंबर 9। 9 ग्रहों का जो बुनियाद है वो कुंडली का 9वां घर है। सूरज, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, केतु, राहु, शनि, शुक्र, सब वहीं से बादल उठने हैं और उठकर दूसरे घर में जाकर पहाड़ से टकराना है और फिर बरसात होनी है। हवा बारिश जो 9 से चलती, टक्कर दूजे पर खाती हो, ठीक है। 8 भरा घर खाली टेरे, 8 भरा घर जब तक खाली असर भला ही देती है। अगर कुंडली का 8वां घर खाली है तो बहुत अच्छा असर मिलता है। 8वां घर कौन सा है? ये आंखें। अगर ये खाली है तो दूसरे घर में पहाड़ पे जो टक्कर होगी वो बहुत अच्छी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मौत का घर है 8वां, यहाँ से उल्टी दृष्टि जाती है कुंडली के खाना नंबर 2 पर। और अगर इस 8वें घर में दूसरे घर में बैठे ग्रह का दुश्मन ग्रह बैठा हो तो ये मौत का घर से वो प्लैनेट उस दूसरे घर में बैठे प्लैनेट को एकदम खराब कर देता है। तो दूसरा घर में जो बैठा प्लैनेट खराब हो गया तो अब जो बरसात होगी वो कैंसिल होगी। बादल आए, उमड़ घुमड़ कर दिखाई दिया, अब बरसात होती, अब बरसात होती है, पर चले गए बिना बरसात के और हम देखते ही रह गए। अपॉर्चुनिटीज आई, नौकरी मिलने वाली थी, सैलरी मिलने वाली थी, आ रही थी, नहीं आई, अटक गई, पैसे फंस गए, बिजनेस नहीं चला। क्यों? क्योंकि 8वें घर से दूसरे घर में दृष्टि जा रही थी और 8वें घर में ऐसा प्लैनेट बैठा था जो दूसरे घर में बैठे प्लैनेट को खराब कर देता। अब ये बुध है, बुध को 8वें घर में सबसे खराब कहते हैं, सबसे खराब बुध 8वें घर में। बुध 8वें घर में बैठेगा, दूसरे घर पर दृष्टि डालेगा और यहाँ जो प्लैनेट मिलेगा उसको खराब कर देगा। तो 9वें घर से जो बरसात यहाँ होकर आकर होनी थी पैसे की, धन की, वो कैंसिल हो जाएगी। बादल उमड़ घुमड़ कर आएंगे पर बरसेंगे नहीं। तो हमें 8वां घर खाली मिल जाए तो अच्छा, या फिर 8वें घर में दूसरे घर का में बैठे ग्रह का दोस्त मिल जाए तो अच्छा।
शुरू उम्र में असर दूजे का घर छेवे में पड़ता है। शुरू उम्र कहते हैं 35 साला चक्र का पहला चक्र। आप इसको उम्र पहला समझ सकते हो 50 साल से पहले। 50 साल के होने से पहले 35 साला चक्र पूरा हो जाता है। तो शुरू उम्र में असर दूजे का घर छेवे पर पड़ता है। दूसरे घर से छठे घर में दृष्टि जाती है और यह दृष्टि शुरू उम्र तक रहती है। उसके बाद यह दृष्टि खाली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। शुरू उम्र में असर दूजे का घर छेवे पर पड़ता हो, जाति असर हो नेक जो अपना, वक्त बुढ़ापे बढ़ता हो। कुंडली के दूसरे घर में यदि कोई अच्छा ग्रह बैठ गया है तो उस ग्रह का सबसे अच्छा टाइम पीरियड, गोल्डन पीरियड होगा, वो उस व्यक्ति के बुढ़ापा होगा। आप ये भी देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल के बाद राइज किए, बहुत धन कमाया उन्होंने, 50 साल से पहले बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जैसे ही दूसरी उम्र शुरू हुई खूब कमाया, क्योंकि दूसरे घर में अच्छा प्लैनेट बैठा था और वक्त बुढ़ापे वो बढ़ता है। बुढ़ापे में आकर वो बहुत अच्छा फल देता है, बुढ़ापा अच्छा गुजर जाता है। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, 8 छठे से मिलता जो, खाली होते गुरु मंदिर टेवे रस असर रूहानी अंदाज। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते। अब अलग अलग घरों की भी अपनी अपनी बुनियाद है। पहले जो मैंने कहा बुनियाद समंदर ग्रह 9 होते, 9 ग्रहों की बुनियाद खाना नंबर 9 है। लेकिन दूसरा घर की बात अब कर रहे हैं, मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे घर की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे घर की बुनियाद चौथा घर है, यानी आपकी कुंडली में 9वें घर में बहुत अच्छा प्लैनेट है। जैसे कि चंद्रमा बैठा लो, चंद्रमा बैठे यानी कि समुंदर का मोती मिलेगा आपको, समुंदर के रत्न मिलेंगे आपको, समुद्र में अथाह संपत्ति रत्नाकर है वो मिलेगा आपको। 10वें घर में भी अच्छा प्लैनेट था, दूसरे घर में भी बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा, बृहस्पति बैठा था, तो पैसा तो खूब आ रहा था, क्योंकि बादल भी थे, आए भी, पहाड़ से टकराकर बरसात भी हुई। लेकिन अगर चौथा घर खराब है, बुनियाद खराब है दूसरे घर की बुनियाद चौथा घर है, तो वो जो बरसात हुआ उसका जो पानी आया वो बह जाएगा, टिकेगा नहीं, क्योंकि दूसरे घर से चौथा घर उसकी बुनियाद है और चौथा घर खराब हुआ तो छठा घर पाताल है। सारा का सारा पानी पाताल में जाकर वेस्ट हो जाए, खराब हो जाएगा। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते, 8 छठे से मिलता जो। दूसरा घर है ना, उसमें 8वें घर से दृष्टि जाती है और दूसरा घर छठे घर को देखता है, तो दूसरा घर 8वें और छठे से मिलता है। यहाँ बात यह है कि दूसरा घर 6 और 8 से मिलता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, उसका फैसला आपको करना है कि अच्छा है या खराब है, तो छठा और 8वां घर आपको देखना ही पड़ेगा, तो दूसरे घर की बात हो जाएगी। खाली होते गुरु मंदिर टेवे असर रूहानी उम्दा हो। पर अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर में कोई भी ग्रह नहीं है तो लाल किताब कहती है कि रूहानी असर उम्दा होगा। रूहानी असर उम्दा होगा, दुनियावी नहीं। दुनियावी और रूहानी 2 असर होते हैं। रूहानी का मतलब है आध्यात्मिक, भजन भक्ति, दिल की शांति, मन का सुंदर सा स्वभाव। अगर जिसकी कुंडली घर में दूसरा खाली हो तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, पर दुनियावी शक्ति नहीं होती, यानी रुपए के पैसे के मामले में वो कमजोर हो जाता है। रूहानी अच्छी होगी। ऊपर देखो कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं ना, उस पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है। अगर 1 है और ये 2 है तो इनका मतलब क्या है। 1 का मतलब खाना नंबर 2 हमेशा 9 ही ग्रहों की बुनियाद होगा। 9 जो बतौर एक समंदर है, खाना नंबर 9 समुद्र है। यदि आप समुद्र में स्नान करने जाते हो तो आपकी कुंडली का खाना नंबर 9 जाग जाता है, जगा लेते हैं। एक तरीका ये है खाना नंबर 9 जगाने का।
दूसरा तरीका है धर्म स्थान पर जाना। पर किस पे? क्योंकि 9वां घर है हमारे पूर्वजों का है, तो हमारे पूर्वज जिस धर्म स्थान पर जाया करते थे, अगर उस धर्म स्थान पर, उस मंदिर में अगर आप जाते हो तो आपका कुंडली का खाना नंबर 9 जाग जाएगा। भाग्य का घर आप जगा सकते हो वहां से। और खाना नंबर 9 ही ग्रहों की बुनियाद है, तो सभी ग्रह अच्छे हो सकते हैं, सब ग्रहों को वहां से ताकत मिल जाएगी। क्योंकि 9वां घर कुंडली का जो है वो वास्तु में घर का सेंटर ब्रह्म स्थान होता है, और ब्रह्म स्थान से ही एनर्जी निकलती है और घर के सभी जोन्स में जाती है। तो 9वां घर जब एक्टिवेट होगा तो ब्रह्म स्थान शुद्ध हो जाएगा, तो सभी घर में जितने भी प्लैनेट्स पोजीशन में लिए हुए हैं उन सब में अच्छे असरात आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन नंबर 2 की बुनियाद खाना नंबर 4 होगा। कुंडली के खाना नंबर 2 की बुनियाद खाना नंबर 4। दूसरा ये लिखा है तो ये मंदिर, ये देखो 2 है ना, मंदिर मंदिर लिखा है। तो कहते हैं कि बृहस्पति टेवे में जैसा हो वैसी ही हवा के झोंके साथ होंगे। हवा का झोंका, बादल तो आएंगे कैसे, हवा ही लेकर आएगी ना। हवा के झोंके ही बादल को लेकर आते हैं, पहाड़ से टकरावाते हैं। यानी बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा होगा तभी वो बादल खाना नंबर 2 तक आ पाएंगे। बृहस्पति टेवे में जैसा हो वैसी ही हवा के झोंके होंगे। अगर बृहस्पति खराब हुआ तो हवा उल्टी बह जाएगी और जो बादल पहाड़ से टकराने वाले थे वो कहीं और चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए बृहस्पति की सबसे ज्यादा रेमेडी की जाती है पैसे की, कि बृहस्पति की हवा अच्छी होगी तो बरसात होगी ही होगी, ऐसा मानते हैं। कुंडली का खाना नंबर 9 भी बृहस्पति का और 2 भी बृहस्पति का, हवा भी बृहस्पति की। तो बुनियाद 9वां घर है। हाथ की रेखाओं में जब देखोगे तो कलाई का जो सबसे निचला हिस्सा, हथेली का सबसे, कलाई नहीं, कलाई से ऊपर और हथेली का सबसे नीचे का हिस्सा, वही खाना नंबर 9 है, जहां से भाग्य रेखा निकलती है। तो वो है बृहस्पति के पास। बृहस्पति कुंडली में जैसा होगा वैसी हवा के झोंके होंगे। बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, तभी दूसरे घर का, कुंडली के दूसरे घर का अच्छा फल मिलता है। और मैंने ये बताया था कि खाना नंबर 2 का फैसला 8 और 6 से होता है, क्योंकि 8 नंबर देखता है 2 नंबर को और 2 नंबर देखता है 6 नंबर को। इसलिए खाना नंबर 2 का संबंध 6 और 8 दोनों से हो जाता है। अगर खाना नंबर 8 खाली हो तो खाना नंबर 2 बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अगर खाना नंबर 2 ही खाली हो तो सब कुछ ही उम्दा होगा, रूहानी ताकत बहुत ज्यादा होगी। बृहस्पति नंबर 2 में बैठे, अगर कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा हो, इसको सदैव याद रखना, बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 2 में पक्के घर में बैठा हो, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर 8वां घर खाली हुआ तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। केवल बृहस्पति बैठा हो दूसरे घर में तो 8वां घर खाली ना रहे, बाकी कुंडलियों, बाकी ग्रह बैठे हो तो 8वां घर खाली हो तो ठीक। अगर बृहस्पति दूसरे नंबर में बैठा हुआ है और कुंडली का 8वां घर खाली है तो मंदी हवा चलेगी जो नुकसान करेगी। कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठे हैं जी, और खाना नंबर 8 खाली। 9 नंबर में चंद्रमा बैठा था, बहुत अच्छा था। 10 नंबर में बहुत अच्छा ग्रह बैठा था, सूरज बैठा था। अब काम काज बढ़िया चलेगा। 10 नंबर सूरज, काम काज अच्छा चमकता है। 9 नंबर चंद्रमा, धन संपत्ति खूब। अब ये यहाँ से बादल उठकर दूसरे नंबर पर आए टकराने को, लेकिन यहाँ बृहस्पति था, यही यहाँ के बादलों को लेकर आना था इसको दूसरे नंबर पे, लेकिन 8वां घर खाली होने के कारण ये बृहस्पति खराब हो गया।
खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठा है और खाना नंबर 8 में कोई भी प्लानिट नहीं है, तो ये बृहस्पति खराब हो गया। तो ये जब खराब होगा तो जो हवा चलेगी वो खराब चलेगी। वो खराब हवा यहाँ के पहाड़ से टकराने को संभव नहीं होगी, वो तितर बितर कर देगी बादलों को और बरसात नहीं होगी बृहस्पति के खराब होने से। बाकी कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा हो, 8वां घर अगर खाली है तो ये बरसात बहुत अच्छी होगी। यहाँ लिखा है खाना नंबर 9 बरसाती मानसून हवा के उठने का समुद्र। कुंडली का खाना नंबर 9 बरसाती मानसून हवा के उठने का समुद्र होता है। और खाना नंबर 2 जो होता है बारिश से लदी हुई हवा से टकरा लेने वाला पहाड़ों का सिलसिला होता है। खाना नंबर 2 होता है पहाड़ों का सिलसिला, जो बारिश से लदी हुई बादलों को लेकर आ रही हवा से हवा को रोकता है, और जब हवा वहां रुकती है और बादल पहाड़ से टकराते हैं तो बरसात होती है। गुरु जहां 2 मंदिर कच्चा, कच्चा कहा है, मंदिर तो बता दिया, खाना नंबर 2 मंदिर है। जब भी आप मंदिर जाते हो तो खाना नंबर 2 जाग जाता है जी। मंदिर जाने से कुंडली का दूसरा भाव जगता है, धन का भाव, परिवार का भाव। लेकिन यहाँ कच्चा लिखा है। कच्चा इसलिए लिखा है क्योंकि यह इसकी जो कुंडली का जो दूसरा घर है उसकी जमीन जो है वो शुक्र की है, और शुक्र होती है कच्ची मिट्टी। इसीलिए गुरु जहाँ 2 मंदिर कच्चा, दूसरे घर में बृहस्पति और शुक्र का स्थान है, दोनों का, क्योंकि शुक्र की जमीन है और बृहस्पति का वो पक्का घर है। पाप बैठक खुद साथी हो। यहीं पर राहु और केतु भी दूसरे घर में रहते हैं। हमने आपको राशिफल चार्ट दिखाया था, दूसरे घर में कोई भी ग्रह राशिफल का नहीं है, और राहु केतु दूसरे घर में ग्रहफल के होते हैं। दूसरे घर में राहु केतु बैठे हो तो उसके उपाय नहीं कर सकते। तो कुंडली के दूसरे घर में राहु केतु की बैठक है, सिटिंग पॉइंट है, उसका ऑफिस है, वो हमेशा वहां रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शुक्र की 2 राशियां होती हैं। हमने देखा, एक राशि होती है वृषभ राशि, दूसरी होती है तुला राशि। पर शुक्र की वास्तविक राशि तुला राशि ही है, वृषभ राशि शुक्र की नहीं है। वो शुक्र को मिल गई है। वो कैसे मिली है कि कुंडली का खाना नंबर जो 2 है ना, वो राहु केतु की बैठक है, और राहु केतु को जोड़ दोगे तो मसनूई ग्रह बनेगा शुक्र, यानी शुक्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो शुक्र इसीलिए बनता है क्योंकि खाना नंबर 2 में राहु केतु रहते हैं, दोनों रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो ये पाप ग्रह, राहु केतु पाप ग्रह हैं, इनकी बैठक है खाना नंबर 2 में। और खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है और शुक्र की जमीन है। ठीक है। मारक लिखा है ना, मारक है, क यहाँ पर पढ़ना, ग नहीं है। मारक घर से गुरु ही डरता। मारक घर कहते हैं कुंडली का 8वां घर। अगर 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो बृहस्पति दूसरे भाव में आकर डरता है। मारक घर से गुरु भी डरता। 8 दृष्टि जो खाली हो, पहले बताया 8वें घर खाली हो और दूसरे घर में बृहस्पति हो तो बृहस्पति की हवा खराब हो जाएगी, जो बादलों को लेकर नहीं आएगी, या लाएगी तो बरसात नहीं होने देगी। फिर कहते हैं ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते बंद मुट्ठी के खानों में। बंद मुट्ठी का खाना है खाना नंबर 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 में जो भी ग्रह बैठते हैं ना, मुश्तरका मतलब जोड़ी में 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, ये आपस में मिलकर बुरा नहीं करते। बुरा कराने का काम इस राहु और केतु का होता है। ग्रह जो 1, 4, 7, 10 में बैठते हैं वो बुरा नहीं करते, बुरा कोई और करवा देता है उनसे। फल 2, 11 अपनों अपने धर्म मंदिर गुरुद्वारा में। दूसरे घर में जो ग्रह बैठते हैं वो अपना अपना फल देते हैं, जोड़ी का फल दूसरे घर में नहीं देते। अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है
तो बृहस्पति खाना नंबर 2 का जो फल होगा वो मिलेगा, चंद्रमा खाना नंबर 2 का अपना अपना फल देंगे। वहाँ पर ये दोनों मिलकर फल नहीं देंगे। और दुश्मन ग्रह भी बैठ गए तो भी वो लड़ते नहीं है खाना नंबर 2 में, क्योंकि वह धर्म का मंदिर है, मंदिर में लड़ाई नहीं किया जाता। इसी तरह से कुंडली का खाना नंबर 11 जो है ना, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में भी ग्रह लड़ते नहीं। ज्ञान समंदर घर 9वें का, या फल उम्र हो पहली का। इसका क्या मतलब है? खाना नंबर 9 जो है ना, वो समुद्र है, और इस घर में जो भी ग्रह आएगा वह पहली उम्र में फल देता है, और दूसरे घर में जो ग्रह आएगा वो बुढ़ापे में फल देता है। समझने वाली बात ये है। कुंडली के 9वें घर में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका सारा का सारा असर आपको पहली उम्र में मिल जाएगा, 50 साल के पहले, या 35 साल चक्र जो होता है पहला, उसमें मिलेगा। और कुंडली के दूसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो दूसरे 35 साल चक्र में, या दूसरी उम्र जो 50 साल के बाद शुरू होती है तब मिलेगा, उम्र बुढ़ापा घर देगा। अब यहाँ क्या लिखा है? कोहसार। कोहसार का मतलब होता है पहाड़ों का सिलसिला, सफेद झंडा। सफेद झंडा मतलब सफेद रंग हो गया शुक्र का। तो और इस घर में जो शुक्र है ना, उसका सफेद झंडा हमेशा फहराता रहता है। कोहसार पर झूले, सफेद झंडा कोहसार पर झूले। कोहसार मतलब पहाड़ों की सिलसिला पर सफेद झंडा फहरा रहा है इस घर में। ये घर बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर पक्का घर है बृहस्पति का, और ये पाप ग्रहों की बैठक है, यानी राहु केतु का है। और इस घर में शुक्र है, शुक्र की जमीन है, जो कि गृहस्थी का कारक है। लेख जगत का मस्तक गिनते, मस्तक गिनते, लेख मतलब भाग्य, सब लोगों का मस्तक गिनते। कुंडली का खाना नंबर 2 हमारी ललाट है, जहाँ हम लोग तिलक करते हैं ना, नाक के ऊपर अंतिम सिरा पर, वो कुंडली का खाना नंबर 2 है, मस्तक, ललाट। तो ललाट पे जब आप तिलक वगैरह लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप अपनी कुंडली का दूसरा घर जगा रहे हो।